नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज चूंकि 2024 का पहला दिन है, सभी लोग खूब मस्ती किए होंगे रात में, अभी भी मस्ती के मूड में होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना 2024 के इस पहले दिन पे आप लोगों का एक जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है रिलेटेड टू डी ट्रिपल एस बी वेलफेयर ऑफिसर, वो आप लोगों के बीच में रखा जाए। जिनको टाइम होगा वो ज़रूर इसको आप देख के मस्ती-मस्ती में थोड़ा-सा देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मैं आप लोगों से यही आशा करूँगा और आप लोगों से मुझे होप भी है कि आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और इस नई 2024 में, नए वर्ष में आप लोग कुछ नई उपलब्धि हासिल करेंगे, मैं ऐसा भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ। आज मेरा भी जो दिन का शुरुआत हुआ वो बेसिकली मैं यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ झांसी में, यहाँ पे कुंज बिहारी मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने गया और दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद लिया। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करी। तो ये रहा आप लोगों के लिए मेरी विशेष जो रहे। अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि सबसे पहले आप नेचर ऑफ वर्क समझिए, नेचर ऑफ जॉब समझिए, आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। आप अभी से अपने आप को वेलफेयर ऑफिसर मान के, अपने आप को उस तरीके से इंटरप्रेट करके, उस जगह पे रख के जब आप मल्टीपल डोमेन में कोरिलेट कराएँगे, तब आप जो है ज़्यादा बेहतर समझ पाएँगे कि हमें पढ़ना क्या है। थोड़ा-सा लोगों को लगेगा कि ये क्या कंटेंट दे रहे हैं, कहाँ से इसकी रिलेवेंसी है, तो वो उसकी रिलेवेंसी तभी आपको समझ में आएगी जब आप इस डोमेन में सोच पाएँगे। आपको मल्टीपल डोमेन में सोचना होगा। कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ना है, आपने जो अभी तक 12th तक या ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ी है, वही सारी चीज़ें हैं, बट आपका जो परसेप्शन है उस सब्जेक्ट को देखने का वो डिफरेंट है, तो उस परसेप्शन को थोड़ा-सा चेंज करना होगा। सारी चीज़ें इंटर कोरिलेटेड होती हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एक्ट्स हों, चाहे वो आईपीसी की सेक्शंस हों, चाहे वो और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लीगल एस्पेक्ट में, लीगल डोमेन में प्रोविजंस होती हैं। तो इन तीनों चारों चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। एक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी बच्चा एक सोशल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए उसका सोशलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिमिनोलॉजी थोड़ा-सा डिफरेंट एस्पेक्ट में बात करता है। साइकोलॉजी उसकी उस बिहेवियर और उसकी साइकोलॉजी में चेंजेस का स्टडी करता है। और सोशल वर्क क्या करता है कि वो जो उसके बिहेवियर में चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, सोसाइटी के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसका स्टडी करना और उसकी जो है, जो उसमें माल फंक्शनिंग हुआ है, डिसफंक्शनिंग हुआ है उसके बिहेवियर में, थॉट्स में, उसको चेंज करना, उसको रिस्टोर करना वापस। तो ये चीज़ों को आपको कोरिलेट कराना आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, तभी आप लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएँगे। तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसको पढ़ेंगे ध्यान से। तो आज मैं जो कवर करने वाला हूँ, कल मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो शब्दावली थी वो भी किया था कवर। तो आज मैं जो कवर करूँगा और ये भी, हाँ, कल प्रीवियस वीडियो ज़रूर आप लोग देखें। उसमें मैंने एक्ट को जो कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट थे वो भी, और दूसरा उसमें जो डेफिनिशंस थी वो मैंने डिफाइन किया था जेजे एक्ट में। और उसके अलावा आज मैं जो कवर करने वाला हूँ, जो प्रोविज़न है चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आपके लिए हर हर जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इसमें चिल्ड्रन्स राइट्स इन इंडिया आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस प्रोविजंस विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज़ वेल एज़ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन भी बहुत सारे होते रहते हैं, जो आप लोग देखते हो ह्यूमन राइट कमीशन के, ह्यूमन ह्यूमन राइट्स के लिए। तो उसी तरीके से चाइल्ड के राइट्स के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन होते रहते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया के एक्ट्स में कुछ-कुछ चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो वो आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 टू 15 होता है। 14 से 15 तक राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आर्टिकल 14 में इंश्योर्स द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन को भी इंक्लूड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन के
जो राइट्स को है इग्नोर किया जाएगा। तो आर्टिकल 14 उसके लिए हो गया। आर्टिकल 15 ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये इसके बिहाफ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद में राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, यानी इसमें क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम जितने भी जो आप देखते हो कि कोई धरना प्रदर्शन करने लग गया तो वो इसी के अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंडर की स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। उसके बाद में ये बच्चों के लिए भी आप आवाज उठाते हो तो उसी में कंसिडर किया जाता है। फिर तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब यहाँ पे बच्चों के लिए ही स्पेसिफिकली, अब यहाँ फिर आपको समझना पड़ेगा, अभी आपको एक चीज मैं बताऊंगा इसमें तो आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी, और ट्रैफिकिंग मतलब मजदूरों का व्यापार करना, कि आपने अपने यहाँ मजदूरी के लिए बुलाया, आप उसको 5,000 रुपए दे रहे हो, 10,000 रुपए दे रहे हो, जितने भी तय हुआ, 6 घंटे आपने काम कराया, आपका काम खत्म हो गया, तो आपने अपने भाई के यहाँ भेज दिया या आप अपने किसी और दोस्त के पास भेज दिया कि जाओ वहां भी काम करके आ जाओ और उतने ही पैसे में, या उसको आपने 8,000 पे हायर किया अपने यहाँ काम कराने के लिए और उसको बेच दिया कहीं और 15,000 रुपए पे, या मतलब बहुत तरीके की बहाने से उसको ह्यूमन बीइंग का खरीद फरोख्त करना, उसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं। तो इसको प्रोहिबिशन करता है आर्टिकल 23, एंड इंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस, मतलब कोई भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उससे प्रोटेक्ट करता है ये दोनों जो एक्ट्स है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, यानी जो शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 21A में आता है, और इसका जो अमेंडमेंट हुआ था 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन लाया गया और सर्व शिक्षा अभियान में उसको जोड़ा गया। वो आप लोग उसके माध्यम से देखते हैं कि मिड डे मील का भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनके जो है न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसीज होती थी वो भी फुलफिल हो सके, और जो एक मोटिवेशन होता है कि एक खाली, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो भूखे भजन ना होए गोपाला का मतलब कि खाली पेट पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, तो इसीलिए उनको एक जो मैस्लो की थियरी है, हायरार्की में देखेंगे नीड्स की जो हायरार्की है, तो सबसे पहला आता है इंसान का भूख और प्यास। अगर भूख और प्यास फुलफिल होगा तब वो बाकी चीजों पे सोचेगा। तो इसीलिए राइट टू एजुकेशन की बात में मिड डे मील का भी रखा गया है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज। अब यहाँ आप लोगों को क्या समझ में आएगा, जो एक्ट है लेबर एक्ट, उसमें लेबर एक्ट में यहाँ एज ऑफ 14 क्यों दिया गया। आप लोग सोचोगे बच्चा तो कहलाता है बिलो 18, तो यहाँ पे 14 क्यों दिया गया। तो एज ऑफ 14 तक आप किसी भी तरीके के काम में नहीं लगा सकते, और 14 के बाद जो 18 तक की उम्र है वो चाइल्ड लेबर में नहीं काउंट होता है वो। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें हजार्डियस प्लेस पे आप नहीं लगा सकते, 14 से कम को तो कहीं नहीं लगाया जा सकता, बट चाइल्ड लेबर एक्ट ये कहता है कि 14 से 18 के बीच में आप लेबर पे रख सकते हो, बट हजार्डियस प्लेस पे नहीं रख सकते। तो राइट टू एजुकेशन हो गया। अब हाँ, आपको यहाँ पे चाइल्ड लेबर का भी आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें एज का। फिर राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर्टिकल 39E एंड आर्टिकल 39F। तो अब इन दोनों आर्टिकल के वजह से जे एक्ट बनाया गया, तो इसलिए आप लोगों को ये भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। तो आर्टिकल 39E और 39F को आपको कोरिलेट कराना पड़ेगा जे एक्ट से। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, आर्टिकल 45 में है। इसमें क्या है, स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। तो जब तक 6 साल का बच्चा नहीं हो जाता है तब तक उनको प्रॉपर केयर और एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्टेट की जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए आप देखते होंगे तरह तरह के न्यूट्रिशियस फूड्स आईसीडीएस स्कीम के अंदर बच्चों को दिए जाते हैं। तरह तरह के स्कीम्स आते हैं जिसके अंदर वैक्सीनेशन होती है, तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन में आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी तरीके से आपको कोरिलेट कराना है। फिर है इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल लेवल पे आपने देखा होगा यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूएनसीआरपीडी भी बोलते हैं। तो ये ऐसे कन्वेंशन होते हैं जहाँ पे बच्चों के राइट्स को लेके बात होती है कि वहाँ पे कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है बच्चों का,
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर। तो एनसीपीसीआर के अभी कानून गो करके हैं, वो मंत्री हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि सॉरी, इसके एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन है। द एनसीपीसीआर वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो अब आपको ये ध्यान देना है कमीशन कब आया चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स का, 2005 में। तो इसी तरीके से आपको कोरिलेट कराते चलना है। इट वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। फिर आ गया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, जो कि कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। This act focuses on the rehabilitation and social reintegration of children in conflict with the law and children in need of care and protection। अब फिर आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाले शब्द को लेके हमने बोला था जुवेनाइल डेलिक्वेंट। जो डेलिक्वेंट वर्ड यूज होता था वो स्टिग्मा देता था लोगों को बोलने में, उसको लगता था कलंकित महसूस करा रहे हैं, तो डेरोगेटरी वर्ड था, इसीलिए उसको रिप्लेस किया गया चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में कुछ एक्ट्स हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, वो थे आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्हीं को आगे जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट्स बनाए गए। जैसे हर बार संविधान में सारी चीजें लागू नहीं करी जा सकती, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, तो एक्ट्स बना दिए जाते हैं। इन इंडिया सेवरल एक्ट्स and legislation have been enacted to safeguard and promote the rights and well-being of children. Here are some key facts। क्या है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किस एज के लिए? 6 से 14 साल के लिए। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कितने एज के लिए, आपको 0 से 14 नहीं लगाना है, 6 से 14। और कभी भी ये भी क्वेश्चन आता है 6 से 18, तो 6 से 18 नहीं है, 6 से 14 है। इट एम्फसाइज द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन का ये जो है इसका एम है। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, 1986। तो चाइल्ड लेबर के हिसाब से 14 से नीचे के बच्चे को कहीं भी इंगेज नहीं कर सकते हो आप काम में किसी भी तरीके से, और 14 के बाद और 18 से पहले हजार्डियस प्लेस पे नहीं लगा सकते हो, बाकी उससे काम कराया जा सकता है। फिर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। This act provides for the establishment of the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and State Commission for Child। तो SCPCR and NCPCR दोनों जो है चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये स्टेट लेवल पे काम करता है, ये नेशनल लेवल पे काम करता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है, और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के अलावा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जो एनजीओ काम करता है इवन नेशनल लेवल पे, उसका नाम क्या है? प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। जो बाल विवाह अधिनियम है, रोकथाम अधिनियम है, वो 2006 में आया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बच्चों से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये मत कह देना कि वेलफेयर ऑफिसर में ये कैसा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित है। ये भी अगर अभी किसी ने चाइल्ड मैरिज कर लिया तो उसको करेक्शनल होम में डाला जाता है अगर उसने फोर्सफुली किया है। जैसे भी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट 2012। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? पॉक्सो को आज भी इतना ज्यादा, अभी जो ये जितनी महिलाओं के साथ जो सेक्सुअल वायलेंस का केस उठा था, जो ये कुश्ती वाली महिलाएं थी, तो उसमें बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग पॉक्सो को पॉक्सो तक नहीं बोल पा रहे थे, पॉस्को बोल रहे थे। तो आप सोच सकते हो कितना लैकिंग है अवेयरनेस को लेकर। जो जो ठीक से पॉक्सो नहीं बोल पा रहा है वो पॉक्सो को कैसे एक्सप्लेन करेगा? तो इसमें आपको पढ़ना है, मैं इसको किसी दिन वीडियो में बताऊंगा। पॉक्सो में क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, और अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव। तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके के वायलेंस में अलग अलग तरीके का सजा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे किसी और दिन। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013, तो फिर नेशनल पॉलिसी जो है आया है वो 13 में आया है, तो ये याद रखना है आपको। इसमें क्या है? व्हाइल नॉट एन एक्ट, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन आउटलाइंस द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू चिल्ड्रंस वेलबींग एंड डेवलपमेंट। तो चिल्ड्रंस के वेलबींग के लिए बात करता है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाता है, बनाने की बात करता है, जो बच्चे के डेवलपमेंट में सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करता है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, तो 1956 में जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट आया था वो बच्चों के ही बाजारीकरण को लेके, कि बच्चों का जो खरीद फरोख्त होता है उसको रोका जाए। अब देखेंगे एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इट एम्स टू प्रिवेंट इमोरल ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड विक्टिम्स। चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986,
तो ये चाइल्ड लेबर से प्रोटेक्ट करता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के अंडर आप देखेंगे तरह तरह की स्कीम्स चलते हैं। वाइल नॉट एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन, ये सिर्फ चिल्ड्रन को लेकर नहीं है बट ओवरऑल चिल्ड्रन की ही बात होता है। जब प्रेग्नेंट लेडी को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाएगा तभी उसका बच्चा हेल्दी होगा, तो इसीलिए एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब कुछ स्कीम्स हैं जो चिल्ड्रन से रिलेटेड है। तो स्कीम्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाता है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और ये एक इंडिया का बहुत बड़ा स्कीम है। इसमें क्या क्या आता है? इट प्रोवाइड्स पैकेजेस ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वो जो सत्तू वगैरह आंगनबाड़ी में प्रोवाइड होता है, तो आंगनबाड़ी किस में आता है? आईसीडीएस स्कीम में आता है। इम्यूनाइजेशन मतलब जो जितने वैक्सीन लगाए जाते हैं, चाहे वो टीबी का हो, चाहे खसरा का हो, रूबेला का हो, या और भी तरीके की, जैसे कोविड के वैक्सीन तो बड़े लोगों को लगाया गया, बट जो बच्चों को लगाए जाते हैं बीसीजी का टीका, तो ये सब जो है इम्यूनाइजेशन के पार्ट हैं। और इम्यूनाइजेशन का पार्ट एक अभी आया था, मुझे लगता है एम्स में ही आया था, नहीं उसमें ईएसआईसी में आया था क्वेश्चन कि इम्यूनाइजेशन का और क्या पार्ट है, तो उसमें एक था कैल्शियम की टेबलेट, और भी 2-3 थी, तो उसमें एक और था आयरन, फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड आईसीडीएस स्कीम के अंदर इम्यूनाइजेशन का ही पार्ट है। उसमें वैक्सीन नहीं लगाई जाती बट फोलिक एसिड इसलिए दिया जाता है जिससे एनीमिया ना हो गर्ल चाइल्ड में, क्योंकि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें ब्लड की कमी यानी एनीमिया होने के खतरे रहते हैं, उससे बहुत तरीके की बीमारी हो सकती है, तो इसीलिए वो भी इम्यूनाइजेशन का पार्ट है। हेल्थ चेकअप्स होते हैं एंड प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल एजुकेशन यानी जो आंगनबाड़ी पे उनको पढ़ाया जाता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएमएमबीवाई। पीएमबीवाई भी एक हिसाब से मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, और लैक्टेटिंग मदर्स को कुछ न्यूट्रिशन भी दिया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी पोषण अभियान इसको दे दिया गया है। अब पोषण अभियान एम्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया बाय फोकसिंग द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चाइल्ड लाइफ। 1000 डेज मतलब लगभग 3 साल तक। 3 साल तक इनको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है उसी को पोषण अभियान बोला गया है। इट इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट्स सच एज प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ चेकअप्स। सर्व शिक्षा अभियान, 6 से 14 ग्रुप के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के एक एनएचएम के अंडर ये स्कीम चलाया जाता है, और इसमें जो मेन फोकस होता है चाइल्ड्स के, आप देखेंगे इसमें डीज लिखा हुआ है, कवर 4 डीज। डीज क्या है? डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीजेस, डेफिशिएंसी कंडीशंस एंड डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। तो डिफेक्ट्स एट बर्थ यानी बच्चा पैदा हुआ तो कहीं उसका होठ फटा है, कहीं उसका पैर टेढ़ा हो गया है, बहुत तरीके की क्लब फुट जिसको बोलते हैं। तो ये 3 साल तक के बच्चों को अगर है तो क्लब फुट भी ठीक हो जाता है, उसमें कुछ प्लास्टर वगैरह लगाया जाता है, कुछ और भी जो है सर्जरी होती है। मल्टीपल डिजीजेज हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। डेफिशिएंसी कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं भी ठीक होते हैं, तो उनका मैनेजमेंट किया जाता है। डेफिशिएंसी कंडीशंस एंड डेवलपमेंटल डिलेज मतलब बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी हो गया, मान लिया 9 महीने में ना हो गया, 8 महीने में हो गया, 7 महीने में हो गया, तो उसमें डेवलपमेंटल डिलेज होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। अब डेवलपमेंटल डिलेज मतलब टाइम पे ना चल पाना, टाइम पे बोल ना पाना, टाइम पे सोशल स्माइल ना देना, टाइम से क्रॉलिंग ना करना, तो ये सब डेवलपमेंटल डिलेज में आते हैं। उसके बाद में मिड डे मील स्कीम है। मिड डे मील स्कीम में आपको बताया ही कि स्कूल में पका पकाया भोजन मिलता है। नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उनको कुछ इंसेंटिव यानी कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। बालिका समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना एक कंडीशनल जो कैश ट्रांसफर स्कीम है, वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग है बट कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। नेशनल क्रच स्कीम आपको कल डिस्कस किया था कि 6 साल तक के बच्चों के लिए अगर वर्किंग मदर्स हैं तो वहाँ डे केयर फैसिलिटी होना चाहिए, क्रैच होना चाहिए, एक दाई होनी चाहिए जो उन बच्चों का देखभाल करेगी, और उन वर्किंग वुमेन उसमें रख सकती हैं जब तक वो काम कर रही हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, वेरियस स्टेट्स हैव देयर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, जो आपको बताया एससीपीसीआर। पॉलिसी रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन इंडिया, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013, जो अभी आपसे पहले डिस्कस किया, कुछ चीजें का रिपीटेशन हो रहा है। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2005, तो ये भी बच्चों को लेके ही है, और किस चीज को कवर करता है? एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन को लिए। नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE,
तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन 2013 में ये पॉलिसी आई थी, तो पॉलिसी भी आपको ध्यान रखना है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, ये बहुत ही बड़ा चेंज लेके आया है। जितने भी आप एनएचएम की स्कीम देख रहे हो बच्चों से संबंधित, वो यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993, नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2016, तो नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन के आने के बाद जो एनसीडब्ल्यू की वर्क है वो और ज़्यादा जो है इफेक्टिव हो गया है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन, उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, रिवाइज्ड पॉलिसी 1992 में आया, जो 6 से लेके 14 साल के बच्चों के एजुकेशन की बात करता है, फ्री एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक और है, पहले था पर्सन विद डिसेबिलिटी 1986, फिर आया आरपीडब्ल्यूडी, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। तो आपको ध्यान देना है, ये पॉलिसी है और वो जो है वो एक्ट है, तो दोनों में फर्क है। तो वाइल नॉट स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन, ये सभी के लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, जो कि आपसे डिस्कस किया ही है पहले, कुछ चीजों का रिपीटेशन हुआ है। तो आगे हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाई करेंगे, और ये एमएसएसओ के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना डी ट्रिपल एस बी के लिए जरूरी है। तो ये हमारा दूसरा क्लास था डी ट्रिपल एस बी के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ अवेलेबल होंगे। आप लोगों से कॉपरेशन यही चाहिए कि मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर भी आप जुड़ के हमारे चैनल से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।